दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसान मुर्गियां या बत्तखें पालते हैं, लेकिन इब्राहिम तरावरे ने अपने लोगों को एक बिल्कुल नया मशवरा दिया है, और वो है मोर पालने का। ये कोई आम मशवरा नहीं, बल्कि ऐसा फैसला है जिसे सुनकर पूरी दुनिया के माहरीन हैरत में डूब गए हैं। सबके जहन में यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इब्राहिम तरावरे का असल इरादा क्या है। वो मोर की फार्मिंग जैसे अजीब प्लान पर क्यों जोर दे रहे हैं? इसके पीछे कौन सी बड़ी योजना छुपी है, और कैसे यह हैरानकुन मंसूबा बुर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है? तो दोस्तों, इब्राहिम तरावरे के इस अनोखे मंसूबे की तफसील में जाने से पहले आइए पहले आपको मोर के बारे में कुछ ऐसे हैरान करने वाले तथ्य बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इनमें सबसे दिलचस्प हकीकत मोर के जिनसी मिलाप के मुताल्लिक है। मोर का जिनसी मिलाप कुदरत का एक दिलचस्प और एक निराला काम है। जब नर मादा को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, तब अपने पंखों को खोलकर एक खूबसूरत और दिलकश डांस पेश करता है। इस डांस के बीच वो अपने रंगीन पंखों को फैलाकर मादा को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यह रंगीन पंख न सिर्फ नर की खूबसूरती का इजहार है, बल्कि मादा के लिए यह एक इशारा है कि नर सेहतमंद और ताकतवर है और नस्ल की पैदावार के लिए एक अच्छा चुनाव हो सकता है। मादा मोर नर की जिस्मानी खासियत, उसके नाचने और उसकी आवाज को देखकर फैसला करती है कि कौन सा नर उसके लिए ठीक है। मादा आमतौर पर उस नर का चुनाव करती है जिसके पंख सबसे ज्यादा रंगीन और खूबसूरत हो और जो उसका डांस सबसे बेहतर तरीके से दिखाता हो। इसका मकसद यह होता है कि वो नस्ल को बढ़ाने के लिए सबसे मजबूत और सेहतमंद नर के साथ मिलाप करे। जब नर मोर मादा को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है, तो वह जिनसी अमल की तरफ बढ़ता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। इनका मिलाप बहुत ही अलग होता है। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक मोर जब अपनी नस्ल की पैदाइश के लिए मादा मोरनी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है, तो यह अपना आंसू उसकी आंख में टपका देता है। चार्ल्स का कहना है कि नर मोर का यह काम सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता, बल्कि इसका मकसद नस्ल की बढ़ोतरी और मादा को बेहतरीन जिनियाती मवाद फराहम करना होता है। मिलाप के बाद मादा मोर अंडे देती है और अंडे की हिफाजत और परवरिश का काम मादा खुद करती है। यह कुदरत का एक हैरानकुन राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आज की हमारी यह वीडियो देखने के बाद आप भी उन लोगों में शामिल हो चुके हैं, और अगर आपको यह मालूमात दिलचस्प और नई लगी हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं कि इब्राहिम अपने मुल्क में मोरों की फार्मिंग क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, मोर अपनी खूबसूरती और नायाब परों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके पर न सिर्फ फैशन और सजावट में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इब्राहिम तरावरे के इस प्लान के मुताबिक बुर्किना फासो में बड़े पैमाने पर मोरों की फार्मिंग की जाएगी और इनसे हासिल होने वाले कीमती परों से मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाएंगी। इन परों को इस्तेमाल करके हैंडक्राफ्ट्स, फैशन डिजाइन्स, घर की सजावट के सामान वगैरह बनाए जाएंगे और दूसरे मुल्कों को बेचे जाएंगे। इब्राहिम तरावरे का विजन यह है कि बुर्किना फासो को अफ्रीका का पहला मुल्क बनाया जाए जहां मोर की फार्मिंग एक अनुशासित बॉर्डर की शक्ल इख्तियार करे। यूं न सिर्फ किसानों को एक नई आमदनी का जरिया मिलेगा, बल्कि मुल्क इंटरनेशनल मंडी में अपनी हिस्सेदारी कायम करेगा। इनका मानना है कि अगर बुर्किना फासो के गांव-गांव में मोर पाले जाएं, तो इन परों की एक्सपोर्ट से सालाना अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। ये प्लान न सिर्फ किसानों की गुर्बत खत्म करेगा, बल्कि नौजवानों को भी रोजगार के नए मौके अता करेगा। मस्तक व सीरिया के कुछ हिस्सों में और यूरोप की बाज शाहाना महफिलों में मोर के गोश्त को अब भी एक अय्याशी की निशानी समझा जाता है। कीमत की बात की जाए तो एक मोर का गोश्त हजारों डॉलर तक बेचा जाता है, क्योंकि यह आम मार्केट में नहीं मिलता है और इसकी नायाबी ही इसे महंगा बनाती है। मोर के गोश्त की यह कहानी सदियों पुरानी है। यूरोप के बादशाहों और उमरा की दावतों में यह गोश्त बतौर शाहाना पकवान पेश किया जाता था। मेहमानों के सामने जब खूबसूरत परों के साथ सजे हुए मोर को लाया जाता था, तो यह सिर्फ खाने के लिए नहीं होता था, बल्कि ताकत, रुतबे और दौलत की नुमाइश का एक जरिया होता था। उस दौर में जो शख्स अपनी दावत में मोर का गोश्त पेश करता, उसे सबसे ज्यादा अमीर और असरो रसूख वाला समझा जाता था। आज भी यही रवायत किसी न किसी सूरत में कायम है। मशरिक एरिया के बाज अमीर तबके के लोग खुफिया तौर पर मोर का गोश्त खरीदते हैं और अपनी दावतों में पेश करते हैं, क्योंकि यह गोश्त खुले आम मार्केट में नहीं मिलता।
इसलिए जब भी किसी पार्टी में यह दस्तरखान पर आए तो मेहमान इसे एक अनमोल चीज समझकर खाते हैं। कहा जाता है कि इसका जायका मुर्गी और बकरे से दोनों से अलग और ज्यादा नरम होता है, और मसालों के साथ पकाया जाए तो इसकी लज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। यूरोप में भी खुसूसी शाही पार्टी में मोर के गोश्त को पेश करने की रवायत दोहराई जाती है। वहां यह सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक निशानी है कि मेजबान कितना दौलतमंद और शाहाना शौक रखने वाला है। गोश्त खाने वाले के लिए यह महज खाने का माल नहीं बल्कि एक एजाज बन जाता है कि उसे ऐसी नायाब चीज चखने का मौका मिला है। यही वजह है कि मोर के गोश्त की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इसकी नायाबी और मुश्किल से मिलने ने इसे एक लग्जरी डिश बना दिया है। दुनिया के वो लोग जो अपनी हैसियत और ताकत का इजहार करना चाहते हैं वो अपनी महफिलों में मोर का गोश्त जरूर रखते हैं ताकि मेहमानों पर अपनी दौलत का रौब डाल सकें। दोस्तों, इसके अलावा मोर के अंडे भी दुनिया के कई हिस्सों में खासी अहमियत रखते हैं। जैसे मोर का गोश्त नायाब और महंगा माना जाता है, वैसे ही इसके अंडे भी आम दस्तरखान पर नहीं मिलते। कुछ मुल्कों में लोग इन्हें एक खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाज़ जगहों पर इन्हें दवाओं और ताकत बढ़ाने वाले गिजाई नुस्खों में शामिल किया जाता है। क्योंकि मोर के अंडे आम मुर्गी या बतख के अंडों की तरह रोजाना बड़ी तादाद में दस्तयाब नहीं होते, इसलिए इनकी कीमत भी आसमान को छू रही होती है। एक अंडा बहुत सी बार 100 से 200 डॉलर तक बिकता है, और यही कमी इनकी कदर को बढ़ा देती है। यूरोप और मिडिल ईस्ट की बाज़ मखसूस महफिलों में अंडों को खास पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मोर के अंडों का जायका आम अंडों से ज्यादा लजीज और गिजाइत से भरपूर होता है। कुछ लोग तो यह भी समझते हैं कि यह अंडे जिस्मानी ताकत और तवानाई में इजाफा करते हैं, इसीलिए अमीर तबका इन्हें अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करने के बजाय खास पार्टी या शाही दावतों के लिए महफूज रखता है। दोस्तों, आपने देखा कि मोर एक ऐसा नायाब और हसीन परिंदा है जो न सिर्फ अपनी रंगीन पूंछ और परों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि इसके परों, गोश्त और अंडों की इंटरनेशनल मार्केट में भी बेहद मांग है। यही वो वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने अपने मुल्क बुर्किना फासो के लिए एक नया ख्वाब देखा है। वो चाहते हैं कि उनके किसान सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसी फार्मिंग करें जो दुनिया भर में उनके मुल्क का नाम रोशन करे और साथ ही किसानों को खुशहाल भी बनाए। मोर की फार्मिंग ऐसा ही एक मंसूबा है जो न सिर्फ किसानों को नई आमदनी देगा बल्कि बुर्किना फासो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुमाया भी करेगा। इब्राहिम तरावरे का मानना है कि अगर बुर्किना फासो का हर किसान मोर पाले और उनके परों, अंडों और खूबसूरती को इंटरनेशनल मंडी तक पहुंचाए तो यह मुल्क अफ्रीका में खुशहाली की एक नई मिसाल कायम कर सकता है। यही वजह है कि वो दिन रात इसी मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कोशा हैं। वो चाहते हैं कि बुर्किना फासो के नौजवान बेरोजगारी से निकले, किसान गुर्बत से आजाद हो और मुल्क को एक ऐसी पहचान मिले जिस पर आने वाली नस्लें भी फख्र करें। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने जब हाल ही में अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर यह कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई दरिया बनाए जाते हैं तो उनमें मछलियां छोड़ी जाती हैं ताकि मछली का काम आगे बढ़े। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए मखसूस हिस्से बनाते हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद ना की थी। उन्होंने ना मगरमच्छ छोड़े ना नायाब मछलियां, बल्कि उन्होंने मुंतखब किया एक ऐसा जानवर जिसे ज्यादातर दुनिया लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी बीवर्स। मगर सवाल यह है कि आखिर बीवर्स ही क्यों? इब्राहिम तरावरे का असल मकसद क्या था और कैसे यह जानवर इस मसनूई दरिया को सिर्फ एक सैरो तफरीह की जगह नहीं बल्कि एक कुदरती निजाम जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं? ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम बुर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसा सच नजर आता है जिसने वहां के करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीर्ण बना दी थी। और वो सच था पानी की किल्लत। ये वो बहरान था जिसने न सिर्फ इंसानों को मुतासिर किया बल्कि फसलों, जानवरों, यहाँ तक कि जमीन की सांसों को भी रोक दिया था। गांव के गांव सूख चुके थे, कुएं खोद खोद कर थक गए थे और औरतें मीलों का सफर करके जो पानी लाती वो अक्सर या तो गंदा होता या पहले ही कहीं रास्ते में खत्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता
तो मां के पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता न बचता। यहां तक कि एक घूंट पानी के लिए भी लोग अपनी इज्जतें, जमीनें और हत्ता के औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो गए थे। ये वो वक्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थीं और कुदरत जैसे नाराज हो गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में उभर कर आए एक नौजवान लीडर जिनका नाम है इब्राहिम तरावरे। उनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे, बल्कि अमली इकदामात भी किए गए। और इन्हीं इकदामात में सबसे बड़ा कदम था एक मसनूई दरिया बनाना। जी हां, जब पूरी दुनिया ने सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स पर तवज्जो दी, तो इब्राहिम ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें नहीं मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निजाम खुद से फायदा किया जाए। इसी सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गई, जमीन को बराबर किया गया और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा मसनूई दरिया वजूद में आया। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते यह पैसे की बर्बादी है। लेकिन जैसे ही इस मंसूबे का पहला साल गुजरा, नतीजे ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहां पहले फसलें सूखती थीं, वहां अब हरियाली लहराने लगी। किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी और जानवरों को साफ पानी मिलने लगा। ये मसनूई दरिया सिर्फ पानी का जखीरा नहीं था, बल्कि यह एक नई जिंदगी की निशानी बन चुका था। गांव के बच्चे जो कभी नदी देखे बगैर बड़े हो रहे थे, अब पानी में खेलने लगे। किसान जो सिर्फ बारिश की दुआ करते थे, अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो चुके थे। इकोनॉमी बेहतर होने लगी, लोगों ने नई जमीनों पर काम शुरू किया और इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे छोटे कारोबार भी खुलने लगे। सरकार ने इस मंसूबे को आवामी इनकलाब का नाम दिया और इब्राहिम तरावरे को एक मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन हर तरक्की के रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, और यही कुछ इस मसनूई दरिया के साथ भी होने लगा। शुरू में जब पानी बहाव में था तो सब कुछ कुदरती लगता था। पानी मुसलसल हरकत में था, जमीन इसे जज्ब करती थी और परिंदे इस किनारे आकर गीत गाते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, पानी का बहाव सुस्त होने लगा। दरिया की तह में मिट्टी, पत्ते और गंद जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा, जिससे मच्छरों की बढ़ोतरी तेज हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम पड़ने लगा। जहां पहले फसलें तरोताजा होती थीं, वहां अब पानी की बू आने लगी। लोग शिकायत करने लगे कि पानी पहले जैसा नहीं रहा, और कुछ ने तो इसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। हालात वहां तक पहुंचे कि दरिया के कुछ किनारों पर नीले हरे रंग की तह जमने लगी, जो इस बात का इशारा था कि पानी में गंदगी बढ़ रही है। यह एक खतरे की घंटी थी। अगर फौरन कुछ न किया जाता तो यह मंसूबा, जो बुर्किना फासो की उम्मीद था, खुद एक मुसीबत बन सकता था। लेकिन दोस्तों, यहीं से वो मुकाम आता है जहां इब्राहिम तरावरे ने एक और इनकलाबी फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सादा नजर आता है, लेकिन जिसके पीछे कुदरत की एक गहरी हिकमत छुपी थी। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि मुल्क भर के तमाम काबिल एतमाद माहरीन माहौलियात, यानी पानी के माहरीन और इंजीनियर्स को एक जगह जमा किया और उनके साथ घंटों पर मुश्तमिल बैठक की। सिर्फ मुल्क के ही नहीं, बल्कि बाहर के मुल्क से भी मॉडल्स का मुताला किया गया। दुनिया के वो मुल्क जो अपनी नदी नालों को साफ रखने के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके निजामों को जांचा गया। कई मुल्क में बड़े बड़े फिल्टर्स, वाटर पंपिंग सिस्टम्स और मशीनें नस्ब थीं जो गंदे पानी को साफ करती थीं। लेकिन यह तरीके बहुत महंगे, ज्यादा ताकत वाले और माहौल दुश्मन थे। बुर्किना फासो जैसे कम वसाइल वाले मुल्क के लिए यह मुमकिन ही न था कि वह हर कुछ किलोमीटर के फासले पर एक मशीन लगाकर दरिया को साफ करता। तब इब्राहिम तरावरे ने एक बार फिर कुदरत की तरफ रुख किया और सोचा कि जिस मसले ने कुदरत को बिगाड़ा है, इसका हल भी कुदरत की गोद से ही तलाश किया जाए। उन्होंने अपने माहिरीन को एक हिदायत दी कि हम जमीन पर बोझ नहीं डालेंगे, हम जमीन को सांस लेने का मौका देंगे। इस सोच के साथ मुल्क में एक नई रिसर्च शुरू हुई और आखिरकार रिसर्चर एक ऐसी मखलूक तक पहुंचे जो सदियों से इंसान की नजर से ओझल रही थी। वो थी बीवर। दोस्तों, बीवर एक मीडियम साइज का नायाब जानवर होता है जो अमूमन उत्तरी अमेरिका, यूरोप और कुछ खास इलाकों में पाया जाता है, और इसे कुदरत का इंजीनियर कहा जाता है। ये जानवर पानी के किनारे दरख्त काटकर लकड़ियों को तरतीब से जमा करके कुदरती डैम या बांध बनाता है, जो न सिर्फ पानी के बहाव को मुनज्जम करता है, बल्कि पानी को साफ करने, गंदगी नीचे ले जाने, मिट्टी की जरखेजी बढ़ाने और एक मुकम्मल पानी के निजाम को
कायम करने में मदद देता है। बीवर का जादू यही है कि यह जहां रहता है वहां जिंदगी दोबारा लौट आती है। इब्राहिम ने फैसला किया कि मसनूई दरिया को साफ करने के लिए ना महंगी मशीन लगाई जाएंगी, ना बिजली के प्लांट्स लगेंगे, बल्कि बीवर्स छोड़े जाएंगे। यह फैसला अजीब था, दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन और लोकल लोगों के लिए तो मजाहिया था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यह नन्हे मासूम दिखने वाले जानवर असल में जमीन के सबसे जहीन और मेहनती मेमारों में से हैं। कुछ ही हफ्तों में जब बीवर को मसनूई दरिया के किनारों पर छोड़ा गया तो उन्होंने बगैर रुके, बगैर सीखे, बगैर किसी हिदायत के अपना कुदरती काम शुरू कर दिया। उन्होंने दरिया के किनारे उगे नरम दरख्तों को चबाना शुरू किया, टहनियां और शाखें जमा की, मिट्टी और घास को मिलाकर बांध बनाने लगे और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर दरिया में दर्जनों कुदरती छोटे बांध तैयार हो चुके थे। इन बांधों ने पानी की तेजी को बराबर किया, पानी को ठहरने से बचाया और पानी के अंदर जमा होने वाली गंदगी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे बिठाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद जब माहिरीन ने पानी के नमूने लिए तो वह हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और गंदा था अब साफ, शफाफ और नीला हो चुका था। मछलियां जो पहले मर रही थीं वो दोबारा वापस आना शुरू हो गईं। परिंदे जो वहां से जा चुके थे वो इस कुदरती माहौल में दोबारा लौटने लगे और सबसे बढ़कर लोगों ने फिर से इसी दरिया से पानी भरकर पीना शुरू कर दिया, वह भी बिना किसी फिल्टर या मशीन के। दोस्तों, सिर्फ पानी की सफाई नहीं हुई बल्कि दरिया के आसपास की जमीन पर हरियाली बढ़ने लगी, नई घास उगने लगी, मुकामी जड़ी बूटियां वापस आने लगीं और इन सबका सेहरा उन बीवर्स को दिया जाने लगा जो खामोशी से दिन रात अपने काम में बिजी थे। यह जानवर जो इंसानों से दूर रहते हैं कभी शिकायत नहीं करते, न पैसा लेते हैं, न तवानाई खर्च करते हैं, बस अपने कुदरती निजाम के तहत दरिया की जिंदगी बहाल करते हैं। आज बुर्किना फासो में स्कूलों के पाठ में बीवर्स का जिक्र शामिल किया जा रहा है। दीवारों पर इनके पोस्टर लग रहे हैं, बच्चे इनकी कहानियां सुन रहे हैं और दुनिया इस मॉडल को एक कामयाब मिसाल के तौर पर देख रही है। यह वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत कभी उसे दुश्मनी का जवाब नहीं देती। और इन बीवर्स ने यह साबित कर दिया कि इंसान के सबसे बड़े मसाइल का हल सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि जमीन के सीने में दफन कुदरत के राजों में पोशीदा है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब ईमान रोशनी बनकर दिल में उतरता है तो फिर इंसान का हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठता है। यही रोशनी और तकवा लेकर एक मुस्लिम हुक्मरान ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रावरे की। वो इब्राहिम ट्रावरे जो हाल ही में बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बना है। इन्होंने पावर में आते ही सबसे पहले इस बात का ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जीनत नहीं बनेगा बल्कि हमारी बच्चों की भूख मिटाने और उम्मत की इज्जत को बचाने में इस्तेमाल होगा। हम आपको इब्राहिम ट्रावरे का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसमें इब्राहिम ट्रावरे एक फकीर का भेष बनाकर बाजार में पहुंच गए। इसके बाद इब्राहिम ट्रावरे ने बाजार में जो कुछ देखा जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सुबह की पहली किरण थी। बुर्किना फासो की मशरकी सरहद के पास एक सुनसान कच्ची पगडंडी पर हवा में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई लंबा काफिला सफर में हो। 6 भारी ट्रक बोझ से लदे हुए एक दूसरे के पीछे खास निगरानी में सुकून के साथ आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक गैर मुस्लिम ड्राइवर था जिसके साथ में नया भर्ती गार्ड मार्कस बैठा था। रास्ते के दोनों तरफ वीरानी पसरी हुई थी। चलते चलते मार्कस ने कहा कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। इस पर कार्लस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह जानते हैं कि हमसे टकराना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन इनकी तकदीर में उस दिन शायद कुछ और ही लिखा था। थोड़ी दूर आगे ही एक ढलान के बाद सड़क के बीच एक अकेला शख्स खड़ा था। फटी हुई नीली कमीज, जगह जगह से सिल हुआ पाजामा, पुरानी जूते और हाथ में एक छोटा सा बेलचा था। देखने में वो शख्स एक आम देहाती लगता था, लेकिन दरअसल वह मुल्क का अमीर इब्राहिम ट्रावरे था जो बगैर अपनी सिक्योरिटी के एक किसान का लिबास इख्तियार किए हुए था। सिर्फ उसके 2 भरोसेमंद लोग उसके साथ में यहाँ पर पहुंचे थे। वह दोनों भी किसान के भेष में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अमीर मुल्क वो ट्रक कुछ ही देर में यहाँ पर होंगे। इधर इब्राहिम ट्रावरे की नजर सड़क पर जमी हुई थी। पिछले काफी दिनों से वह इसी रास्ते पर नजर आ रहे थे। हर हफ्ते इसी दिन
और इसी वक्त यहाँ से काफी ट्रक गुजरते थे, मगर आज इनकी हकीकत सामने आने वाली थी। इतने में दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। पहला ट्रक, दूसरा, तीसरा और आखिरकार 6 ट्रकों का काफिला इब्राहिम टरावरे के सामने था। इब्राहिम ट्रोरे ने फौरन ही बिस्मिल्लाह पढ़कर सड़क के बीच अपने कदम जमा दिए। कार्लस को सामने एक देहाती खड़ा नजर आया, जिसे देखकर उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वह तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। ये देखकर मार्कस ने हैरत से कहा, यह तो कोई पागल लगता है। इसके बाद कार्लस ने फिर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन इधर इब्राहिम टरोरे के चेहरे पर सिर्फ इत्मीनान था। वह पूरे तवक्कुल के साथ सड़क पर खड़ा हुआ था। आखिरकार कार्लस ने ब्रेक मारी और पूरा काफिला रुक गया। एक अकेला शख्स और 6 ट्रक थम चुके थे। कार्लस गुस्से से नीचे उतरा और बोला कि हटो यहां से। इब्राहिम ट्रोरे ने आहिस्ते आहिस्ते सर उठाया। उसकी आंखों में ना खौफ था ना गुस्सा था, बस एक नूरानी ताकत जो हक की पहचान दिला रही थी। कार्लस ने धीरे से पूछा कि तुम कौन हो? इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए बोले कि इनमें क्या है? यह सुनकर कार्लस हल्के से हंस पड़ा और फिर कहा कि क्या तुम कोई अमीर मुल्क हो जो तुम ये सब कुछ पूछ रहे हो? यह सुनकर इब्राहिम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ये मुस्कान गुर्बत की नहीं, बल्कि यकीन और विश्वास की थी। इसलिए इब्राहिम टरोरे ने दोबारा कहा कि बताओ इसमें क्या है? मजलिस की खामोशी एकदम भारी हो गई। सामने रखा सोना नहीं, बल्कि हलाल तिजारत के नाम पर ढका हुआ कच्चा सोना, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे ने धीरे से पूछा, यह हलाल किसके फतवे के मुताबिक है? इस पर कार्लस ने चौंक कर जवाब दिया कि हमारे पास हुकूमत का इजाजतनामा है। इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी निगाहें उठाई और बोले कि कौन सी हुकूमत? 2019 का समझौता याद है? उस वक्त वजीर कौन था? मार्सो कवाड़ो, जो आज फ्रांस में आराम से बैठा हुआ है और जिसके अरबों डॉलर आज फिश बैग में पड़े हैं। यह सुनकर कार्लस के माथे पर पसीना आ गया। तुम आखिर हो कौन? ये सब पूछने वाले। इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने मुस्कुराकर कहा कि मैं इस सरजमी का बेटा हूं और सिर्फ हक पूछ रहा हूं कि तुम इन ट्रकों में क्या लाद कर ले जा रहे हो। इतने में उनका एक सिक्योरिटी गार्ड विल हेलम राइफल लिए करीब आया और कहने लगा कि तुम्हें मसला क्या है? इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि अगर माल पाक है तो तुम्हें दिखाने में क्या हरज है। इसके बाद इब्राहिम टरावरे ने एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला और कहा कि इस डिवाइस में तुम्हारी कंपनी का पिछले महीने का हिसाब है। 3400 किलो सोना निकाला गया और हुकूमत को सिर्फ चंद पैसे दिए गए और बाकी का कोई हिसाबो किताब नहीं है। यह देखकर वह सब कांपने लगे। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ट्रकों के नीचे ऐसे खुफिया खाने बने हैं जिनमें यूरेनियम भरा हुआ है। इतना सुनते ही विल एलम और कार्लस के चेहरे पर दहशत साफ साफ नजर आने लगी। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचा और कहने लगा कि इस संदूक को नीचे उतारो। कार्लस ने कांपते हाथों से संदूक नीचे उतारा। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने उसका वजन किया तो देखा वह 18 किलो का है, जबकि वह 25 किलो का होना चाहिए। यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि बाकी 7 किलो कहां पर गया? इसके बाद ट्रोरे ने नीचे छुपा हुआ एक बटन दबाया तो एक सुनहरी पाउडर जैसी चीज बाहर झांकने लगी, जो यूरेनियम ऑक्साइड थी, जो बेहद ही खतरनाक होती है। फिर अगले आधे घंटे में तमाम संदूकों को खोला गया, उनमें भी यही सारी चीजें भरी हुई थीं। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि तुम 1.5 साल से इस हराम चीज को बाहर ले जा रहे हो और तुम खुद भी इसके असर में हो। यह सुनकर विल हेलम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हम तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि मुझे मालूम है मेरा हिसाब तुमसे नहीं है, बल्कि तुम्हारी कंपनी से है। फिर थोड़ी देर बाद ही यह खबर पूरी मीडिया पर छा गई। #यूरेनियम ने पूरे सोशल मीडिया पर तूफान बरपा दिया। BBC न्यूज, अल जजीरा, फ्रांस 24 और दुनिया भर के बड़े बड़े चैनल इस खबर को लाइव दिखाने लगे और उनकी हेडलाइन कुछ यूं थी, एक फकीराना लिबास में उम्मत का रहनुमा अरबों डॉलर की हराम तजारत को उजागर कर गया। इसके बाद दुनिया भर की मीडिया में इब्राहिम ट्रोरे की तस्वीरें मंजरेआम हो गईं। खबरें चलाई गईं कि देहाती लिबास में एक शख्स सड़क के बीच में खड़ा अरबों डॉलर के हराम माल को रोक रहा था। इसके बाद फौरन ही फ्रांस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उन सब में अफरा तफरी मची हुई थी, सब लोग परेशान बैठे थे। इतने में एक बड़े अफसर ने कहा कि हमें फौरन इब्राहिम ट्रोरे से मुलाकात करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और ताउन की पेशकश करनी चाहिए। हेनन ने सोचा कि यह बहुत खतरनाक काम है,
मगर शायद अब इनके पास भी यही एक रास्ता बचा था। फिर अगले दिन सारा विलियम्स इब्राहिम ट्रोरे से मिलने पहुंची। सारा ने कहा कि सदर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमें हराम तिजारत का इल्म देर से हुआ और यह सब हमारी एक अफसर की गलती की वजह से हुआ। यह सुनकर इब्राहिम ट्रोरे ने सुकून भरे लहजे में कहा, मिस विलियम्स, तुम्हारी कंपनी कई सालों से यहाँ पर है, कभी हमने कोई सवाल ना उठाया, मगर अभी हमको खुफिया तहखाने की जानकारी मिली थी, इस वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने सख्त लहजे में कहा कि अब मैं चाहता हूं कि तुम मीडिया के सामने सब कुछ सच बयान करो। यह सुनकर सारा विलियम्स ने कुछ देर सोचा, फिर कैमरों के सामने कहा, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने जानबूझकर अपनी आंखें मूंदी क्योंकि इसमें मुनाफा ज्यादा था, इसलिए हमने मकर फरेब किया, रिश्वत दी, हक को हक ना दिया, लेकिन अब मैं तौबा करती हूँ। यह सुनकर इब्राहिम ट्रोरे ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब यही सच्चाई तुम्हारे हक में जाएगी, मगर मुआवजा सिर्फ माल से नहीं बल्कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाओ, मदरसों और स्कूलों को आबाद करो, सड़कों को दुरुस्त करो और पूरा मैनेजमेंट इस्तीफा दो। इसके बाद एक नई कमांडर ने ऐलान किया, 50 मिलियन का शिफाखाना, 75 मिलियन का आलमी मरकज, 100 मिलियन का सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें जल्दी बनाई जाएंगी। इसके बाद आवाम के सामने ये सारी बातें रखी गई, तमाम जकात मुकम्मल तौर पर अदा की गई। अफ्रीकी यूनियन ने अदलो इंसाफ पेश किया। पहली शर्त, कुदरती चीज पर पहला हक मुकामी लोगों का होगा। दूसरी शर्त, हरामखोरी और गलत काम करने पर सख्त पाबंदी होगी। दोस्तों, फिर एक साल बाद उसी जगह पर जहां पर इब्राहिम ट्रोरे ने उस काफिले को रोका था, वहां पर एक किसान का मुजस्समा लगाया गया जिस पर लिखा गया कि मोमिन की हिम्मत उम्मत की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, अब यह वाकया अफ्रीकी मदरसों और मजलिसों में खूब सुनाया जाने लगा है ताकि हर नौजवान जान ले कि सब्र और हिम्मत से दुनिया बदली जा सकती है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे जो अफ्रीका के बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं, आप सोच नहीं सकते उन पर पूरे 18 बार मारने की साजिश की गई है। वह कहते हैं कि जाको राखे साया मार सके। ना कोई कहने का सीधा सा मतलब है, जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति और मुस्लिम लीग के लिए मसीहा माने जाते हैं। अफ्रीका के एक छोटे से गांव से निकलकर आज वह अफ्रीका की सेना के कमांडर बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में फ्रांस की सेना को अपने देश से निकाल फेंका और पूरे बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बन गए। वैसे तो यह देश बहुत गरीब माना जाता है और लोग भी इसे बहुत गरीब समझते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस राष्ट्रपति को कुछ बड़ी ताकतें, या आप कह सकते हैं उनके दुश्मन, उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। यह सब कुछ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मीडिया के मुताबिक इब्राहिम ट्रोरे पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 18 से भी ज्यादा बार हमला किया गया है। उन अटैक्स में ड्रोन अटैक, स्नाइपिंग अटैक और कई तरह के अटैक करवाए गए हैं, और ऐसा कौन सा तरीका ना रह गया हो जो अटेम्प्ट ना हुआ हो। दोस्तों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी यह इंसान बचने में कामयाब रहा। यही कारण है कि बुर्किना फासो के साथ साथ बाकी अफ्रीकी देश भी इब्राहिम ट्रोरे को दी मैन विद 80th लाइफ के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। इसका मतलब यह है, एक आदमी जो 18 जानों के साथ हो। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि यह 18 बार ऐसी साजिशों से बच चुके हैं जो इनको खत्म करने के लिए की गई थी। बाकी सब तो छोड़िए, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक ऐसा सबसे बड़ा लीडर जो अभी जवान है, जो मौजूदा दुनिया का सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रपति है और जिसने गद्दी भी 2022 में संभाली है, और ऐसे नए नवेले और कम उम्र वाले इब्राहिम ट्रोरे से आखिर किन ताकतों को प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या प्रॉब्लम है, अब किसको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। इस पर तो डिटेल में बात होगी ही, और थोड़ी सी नजर हम उन कोशिशों पर भी डाल लेते हैं जो उनको कत्ल करने में की गई थी। इनके ऊपर जितने भी एसोसिएशन, जितने भी अटेम्प्ट हुए थे, उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट जानकारी कभी बाहर आने ही नहीं दी गई। सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ ऐसे भी रीजन हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी इनकी जानकारी बाहर आ भी गई थी। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में जब बुर्किना फासो में विस्फोट इवेंट हो रहा था और एक बड़े इवेंट की शुरुआत हो ही रही थी जिसको अफ्रीका का कप ऑन ऑफ नेशन नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल उसी वक्त ही प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे के घर को उड़ाने का प्लान बनाया गया। और यह मौका इसीलिए चुना गया कि जो सिक्योरिटी होती है वह डिस्टर्ब रहती है, उसका ध्यान बाकी चीजों पर होता है।
यह लोग लगभग अपने मंसूबे में कामयाब हो ही चुके थे, मगर इस प्लान के आखिरी अंजाम से चंद लम्हा पहले ही बुर्किना फासो की जो सिक्योरिटी थी वह रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस की वजह से इसको अनकवर करने में कामयाब रही और फौरन ही इस मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। हैरानी की बात तो यह है, इनके दुश्मनों ने इनके खिलाफ बैकअप प्लान भी बना रखा था। मतलब अगर इनका घर नहीं उड़ाया जा सका तो बैकअप के तौर पर इन्होंने उन गवर्नमेंट गाड़ियों को और उनमें से एक खास गाड़ी को उड़ाने का प्लान बना रखा था जिसमें राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे बैठते हैं। उसी को विस्फोट करने का प्लान बना चुके थे। जब पहला प्लान फेल हो ही चुका था और वहां तक सिक्योरिटी आसानी से पहुंचने में कामयाब रही, इसी तरह का एक और मामला जिसने बुर्किना फासो के लोगों के होश उड़ा दिए वह तब हुआ था जब एक दिन इब्राहिम ट्रोरे के सबसे करीबी और खास होते हैं जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनमें से एक फौजी ने यह खुलासा किया कि इब्राहिम ट्रोरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन ऑफर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक इन्फ्लुएंसर बंदा बाहर से आया और जो इब्राहिम ट्रोरे के सबसे खास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे रिश्ते बनाने शुरू किए और उन्हीं में से एक को $5 मिलियन ऑफर किए ताकि वह इब्राहिम ट्रोरे को खत्म कर सके और उसने हामी भी भर ली थी। प्लान यही था कि इब्राहिम ट्रोरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा जब वह नमाज अदा कर रहे होंगे, वह भी पॉसिबली मस्जिद के अंदर। लेकिन हैरानी की बात यह है, इब्राहिम ट्रोरे के आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे तो ले लिए और हामी भी भर ली थी। फिर उसके बाद लिहाजा उस गार्ड ने इब्राहिम ट्रोरे के पास जाकर सारे प्लान की पोल खोल दी। इस तरह से एक और आतंकवादियों का प्लान फेल हो चुका था। उसके मुताबिक ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर यह करने की इजाजत नहीं दे सकता था। और ऐसा एक और अटेम्प्ट एसोसिएशन तब किया गया था जब बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे साहिल की बड़ी 2 कंट्री के साथ डील करने जा रहे थे। यह एक ऐसी डील थी जिसके अंडर में बुर्किना फासो, माली और अफ्रीका का एक और देश, मतलब कि तीनों देश एक अलायंस तैयार कर रहे थे जिसके अंडर न केवल मिलिट्री कंप्रेशन शामिल था बल्कि इकोनॉमिक ऑपरेशन भी शामिल था। तीनों ही देश से फ्रांस और बाकी की फौजों को बाहर निकालना था और बाकी बहुत सारे फैसले भी लेने थे। मुद्दे की बात यह है, इब्राहिम ट्रोरे को तो इस इवेंट से 1 या 2 दिन पहले भी वार्निंग दी गई थी और इसके बावजूद न जाने से और पीछे हटने से मना कर दिया। आखिरकार वह दिन आया। दुश्मनों ने उनको मारने के लिए ड्रोन से अटैक करवाया, लेकिन इस बार भी उनकी टीम किसी न किसी तरीके से उनको फेल और नाकाम करने में सफल रही। ऐसे एक मामला सितंबर 2023 में भी देखने को मिला था जब बुर्किना फासो की गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंस किया गया था कि हमने एक मिलिट्री कूप को फेल कर दिया है, बल्कि इनकी मिलिट्री के अंदर ही उनको कत्ल करने और तख्ता पलट करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि बुर्किना फासो के हाई रैंक ऑफिसर उनके ऊपर बैठे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ कि बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी जो खुफिया जानकारी थी बुर्किना फासो से जुड़ी हुई या फिर इब्राहिम ट्रोरे से जुड़ी हुई, वह दरअसल विदेशों को बेच रहे थे। इसीलिए बाद में यह भी दावा किया गया कि बाद में इन लोगों का एक नेटवर्क था जो कि बाहर की बड़ी ताकतों द्वारा चलाया जा रहा था और इसी वजह से बुर्किना फासो में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखे गए थे और प्रोटेस्ट इब्राहिम ट्रोरे के सपोर्ट में थे। 2023 में बुर्किना फासो में सोशल मीडिया पर तो भूचाल आ गया था जब कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के जरिए से यह दावा किया गया कि इब्राहिम ट्रोरे के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों, ऐसे कई कारनामे हैं जो यहां पर इन्हें मेंशन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है।